हाय टू ऑल ऑफ यू, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक पेरेंट हो, एक टीचर हो, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को मैं वेलकम करता हूं हमारा अपना चैनल केसी यानी कि नॉकआउट केमिस्ट्री में। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट को लेके बहुत तरह की बातें होती हैं। लोग बोलते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, इसको समझना बहुत ही टफ है। तो आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे बहुत ही इजी वे पे मोल कॉन्सेप्ट को, और डेफिनेटली आप लोग समझ जाओगे। अच्छा, ये मोल कॉन्सेप्ट जो है फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक पार्ट है। जहां पे भी फिजिकल केमिस्ट्री आता है वहां पे कहीं ना कहीं आपको मोल देखने को मिलता है। तो मोल आज हम लोग मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूं, आप सीखने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा मास के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि बिना मास के हम लोग मोल कॉन्सेप्ट तक नहीं पहुंच सकते। तो मेरा नाम है रमन विश्वास। स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो बच्चों देखो, जो मास होता है वो बेसिकली दो तरीके से हम लोग उसको जानते हैं। दो तरीके से हम लोग मास को रिलेट करते हैं, देखते हैं। तो एक होता है रिलेटिव मास और दूसरा होता है ग्राम एटॉमिक मास। तो किसी एटम के लिए जब हम बात करते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास और रिलेटिव मास को समझना पड़ता है। देखो, बिना मास समझे तो हम मोल तक पहुंच ही नहीं सकते। मास समझेंगे तभी मोल तक पहुंचेंगे। और ग्राम एटॉमिक मास जो है यहीं से खेल चालू होता है तुम्हारा मोल्स का। लेकिन पहले हमको क्या समझना है? रिलेटिव मास। क्योंकि अगर मैंने इसको समझ लिया तो ग्राम एटॉमिक मास समझने में मेरे को दिक्कत नहीं जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है? रिलेटिव मास। क्या लिखा है? रिलेटिव मास। अब रिलेटिव मास ऑलरेडी तुमको बताया कि रिलेट करना है हमको। किसके साथ किसको रिलेट करना है? तो जो सबसे छोटा एटम होता है, जो कि हाइड्रोजन का एटम सबसे छोटा है, उसको रिलेट करेंगे अदर एटम के साथ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को अदर एटम के साथ हमको रिलेट करना है। समझ में आया सबको? इसको अदर एटम के साथ रिलेट करना है। हमको ये चेक करना है कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में दूसरा एटम कितने टाइम्स हेवी है। जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम, ये जो होता है 4 टाइम्स हेवियर होता है देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम के साथ अगर मैं इसको रिलेट करूं तो ये 4 गुना उससे भारी है। मतलब 4 हाइड्रोजन के बराबर एक हीलियम एटम होता है। इतना मास होता है इसके पास। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन एटम, इसको एक यूनिट बना दूंगा। इस एटम को एक यूनिट बनाऊंगा जिसको हम लोग बोलेंगे AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। क्या ये सबको क्लियर हो गया? हाइड्रोजन को किसके साथ रिलेट करेंगे? अदर एटम के साथ हमको रिलेट करना है। और यहां पे हाइड्रोजन को हम लोग एक यूनिट बना देंगे जिसको हम लोग बोलेंगे AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एक हाइड्रोजन का एटम 1 AMU के बराबर होगा। एक हाइड्रोजन एटम, समझ में आया बेटा? एक हाइड्रोजन का एटम 1 AMU, समझ में आया? अगर इस तरीके से मैं बोलूं कि 1 हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 1 AMU, और एक हीलियम का एटम 1 हीलियम एटम इक्वल टू 4 हाइड्रोजन एटम। 4 हाइड्रोजन एटम के बराबर एक हीलियम का एटम होता है। तो अगर मैं इसको 4 हाइड्रोजन एटम की जगह 1 AMU होता है तो इससे मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 इंटू 1 AMU, यानी कि 4 AMU। बात समझ में आया सबको? एक हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोले? इसको क्या बोले? इसको हमने बोला 1 AMU। तो इसका क्या बन जाएगा? 1 AMU। और यही हमारा क्या है? रिलेटिव मास कहलाता है। 4 AMU रिलेटिव मास। वैसे ही अगर मैं दूसरे एटम की बात करूं, कार्बन एटम, तो कार्बन एटम जो होता है दैट इज 12 AMU। इसका मतलब क्या है? ये हाइड्रोजन से 12 टाइम्स हेवियर है। ये हाइड्रोजन से 12 टाइम्स हेवियर। वैसे अदर एटम को लेकर बात करें, ऑक्सीजन का अगर एटम ले ले तो ये होता है 16 AMU। इसका मतलब क्या हुआ? वन एटम ऑफ ऑक्सीजन is 16 times
heavier, heavier than hydrogen atom। खास बात क्या है बेटा, एमयू जब भी लगता है तो सिंगल एटम के लिए बात होती है। कितने एटम के लिए? सिंगल एटम। एमयू स्टैंड फॉर सिंगल एटम, स्टैंड्स फॉर सिंगल एटम। एक एटम के लिए जब भी बात करेंगे, उसके मास से रिलेटेड कभी भी बात करेंगे तो ये सिंगल एटम के लिए बात करेंगे। एमयू स्टैंड फॉर सिंगल एटम। अब अगर हम लोग मॉडर्न डेफिनेशन की अगर बात करें तो पहले ये देखो, एमयू जो है वो रिलेटिव मास है, हाइड्रोजन के एस्पेक्ट में सबको मेजर किया जाता है। तो इसमें केवल हम एटम को मेजर नहीं करते बेटा, इसमें हम लोग मॉलिक्यूल्स को भी मेजर करते हैं। लेकिन अगर हम ये यूनिट को देखें तो एमयू में एटॉमिक मास यूनिट होता है। एमयू स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और इसका यूज हम लोग यूज फॉर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दोनों के लिए यूज करते हैं। बात में आया, एटम्स के लिए भी यूज होगा, मॉलिक्यूल्स के लिए भी यूज होगा। लेकिन इसमें क्या लिखा है? एटॉमिक, खाली एटम के लिए बोला गया। तो इसको हमने चेंज करके एक नया यूनिट में कन्वर्ट कर दिया जिसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। तो एमयू चेंज्ड टू यू, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। क्लियर सबको? अभी हम एमयू ना बोल के हम उसको यू बोलते। इसका मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन का एक एटम दैट इज 16 यू, यूनिफाइड मास हमने बता दिया। अगर मैं कार्बन के लिए बात करूं, कार्बन दैट इज इक्वल टू 12 यू। वैसे ही अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूं तो इसको बोलेंगे 1। क्लियर बेटा सबको? अब तुम लोग अगर किताब में पढ़ोगे तो एमयू को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 कार्बन एटम। क्लियर है? अब इसको मैं समझाता हूं कैसे हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन के एस्पेक्ट में हम इसको क्यों देखेंगे? पहला क्वेश्चन तो हमारे पास ये आता है कि कार्बन के एस्पेक्ट में क्यों देखेंगे। हम हाइड्रोजन के एस्पेक्ट में बात कर रहे थे, लेकिन बाद में ऐसा क्या दिक्कत हो गई कि हमको कार्बन के एस्पेक्ट में बात करना पड़ा। तो देखो, हाइड्रोजन जो होता है, सबसे पहले कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं हाइड्रोजन में। क्या क्या ड्रॉबैक्स है उसको समझ लो। हाइड्रोजन हमारे आसपास में जल्दी से अवेलेबल नहीं होता। हमको अगर हाइड्रोजन ढूंढने जाए तो कहाँ मिलेगा? बहुत ही ऊपर एटमॉस्फेयर में सबसे ऊपर लेयर में हमको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा। काफी दूर है, हमारे नजदीक नहीं है, काफी दूर है हमसे। तो हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल नहीं है। पहला चीज तो यही है कि हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल नहीं है। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा के उसका मास डिटरमाइन करना, उसको कंपेयर करना इतना इजी नहीं है। समझ में आ गया? दूसरा चीज क्या है कि अगर हाइड्रोजन हमको मिल भी जाए तो बहुत ही महंगे दाम पे मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा महंगे दाम पे मिलते हैं। तो हमारा कॉस्ट भी बढ़ जाता है। एक्सपेरिमेंट करना है तो हमको बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तीसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हाइड्रोजन एक गैस होता है और गैस को हैंडल करना इतना इजी नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन को छोड़ के किसी दूसरे एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट को ढूंढेंगे जिसके एस्पेक्ट में हम बात करने वाले हैं। बट कैसे बात करेंगे उसको थोड़ा समझना। हाइड्रोजन अभी भी 1 एमयू ही रहेगा, लेकिन कार्बन के एस्पेक्ट में उसको 1 एमयू को कैसे डिफाइन करेंगे उसको समझना। तो कार्बन जो है उसको चूज किया गया, उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि कार्बन हमारे आसपास बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। पहला चीज तो यही, बहुत इजीली आप ढूंढने जाओगे तो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोल आपको देखने को मिलता है। चारकोल, कोल और वुड वगैरह सभी कार्बन ही है। हमारे आसपास कार्बन से हम घिरे हुए हैं, तो कार्बन बहुत ही इजीली हमको अवेलेबल हो जाता है। दूसरा चीज, कार्बन हमको सॉलिड फॉर्म में मिलता है, जो कि उसका एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। सॉलिड को हैंडल करना बहुत ईजी होता है। तीसरा बात क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब हम बात करें तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है, जो कि एक बहुत प्लस पॉइंट है कार्बन को चूज करने के। चौथी बात क्या है? कार्बन बहुत ही सस्ते दाम पे हमको मिल जाता है। तो ये सभी बेनिफिट्स को देखते हुए हम इस यूनिट को कार्बन के एस्पेक्ट में बात करना चाहेंगे। क्लियर हो गया सबको? तो इसको कैसे डिफाइन करें, चलो उसको नोट करते हैं। पहले इतना समझ में आ गया हो, इसको नोट करना हो तो नोट कर लो। मैं हट जाता हूं, चलो ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे इसको डिफाइन करेंगे।
एमयू को कैसे डिफाइन करें? 1 एमयू अगर हम लोग बात करते हैं, 1 एमयू दैट इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम को उठा लो, उसको 1/12 कर दो तो हमारे पास 1 एमयू आ जाता है। तो ये बताओ बेटा, कार्बन 12 का मतलब कितना होता है? 12 एमयू। तो यहां पे देखो 1 एमयू हमको लाना है, तो 1/12 इंटू 12 करो, क्योंकि कार्बन 12 का मास कितना होता है? 12 एमयू होता है। 1/12 करेंगे तो ये कट हो जाएगा और क्या बन जाएगा? 1 एमयू ही तो आएगा। और 1 एमयू क्या अभी भी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही कंपेयर है, बट यहाँ पे यूज किसका किया जाएगा? कार्बन का। बात समझ में आया? 1/12 मास ऑफ कार्बन। अब ये 1 एमयू जो होता है, 1 एमयू, इसका अगर हम लोग ग्राम में बात करें, इफ 1 एमयू इज कन्वर्टेड टू ग्राम, यानी कि कितना ग्राम होगा, 1 एमयू कितना ग्राम होगा, तो इसका वैल्यू होता है 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम। 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम जो होता है 1 एमयू के बराबर होता है। इस वैल्यू को तुमको थोड़ा सा याद रखना है। 1 एमयू इतना ग्राम के बराबर। अगर कोई हमसे पूछे कि भाई कार्बन का वेट कितना होगा एक एटम, सपोज हमारे पास क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम। ग्राम के कोई एक एटम के लिए, सिंगल एटम के लिए कोई पूछे तो उसका वेट कैसे निकालेंगे? वी नो दैट आंसर का सॉल्यूशन क्या होगा? कार्बन इज इक्वल टू 12 एमयू, हमको सभी को मालूम है। तो कार्बन इक्वल टू 12 into 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो भी होगा इसकी कैलकुलेशन कर लेना, यही उसका एक एटम का मास होगा। क्लियर हो गया सबको? अब ये अगर हम लोग हाइड्रोजन के लिए निकालते तो ये हाइड्रोजन का मास भी उतना ही हमारे पास आता है, क्योंकि 1 एमयू। बात समझ में आया सबको? क्लियर है? चलो ये सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास अगला क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। अब बच्चों यहां पे समझो कि जब हम लोग रिलेटिव मास की बात करते हैं तो हमारे पास एक रिलेटिव यूनिट एमयू का यूज करते हैं, या फिर इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ये कब हम लोग यूज करते हैं? सिंगल एटम के लिए, सिंगल एटम के लिए। लेकिन हमने ये चीज नोटिस किया, हमको ये चीज पता चला कि जब 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स लिया जाता है तो ये जो रिलेटिव जो मास होता है वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहां पे समझो एटम्स कन्वर्ट्स रिलेटिव मास टू ग्राम, इसलिए इसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। ग्राम एटॉमिक मास। इतने एटम्स को जब हम लेंगे, जब इतने एटम्स को हम लोग लेंगे तो ये रिलेटिव मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? जैसे कार्बन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर 1 एटम, कार्बन के लिए, फॉर कार्बन हम लोग बात कर लेते हैं, फॉर कार्बन। अगर कार्बन के लिए बात करें तो 1 एटम इक्वल टू कितना होगा? 12 एमयू। अब एक एटम का मास कितना होगा? 12 एमयू के बराबर। अब यहां पे अगर मान लो 6.022 into 10 to the power 23 लेते हैं तो ये 12 ग्राम के बराबर होगा। इतने एटम्स लेंगे, इतने एटम्स लेने पर ये जो एमयू था या ये जो यूनिफाइड मास था वो किस में कन्वर्ट हो गया? ग्राम में कन्वर्ट हो गया। देखो 12 यहां पे भी था, यहां पे भी है, 12 तो यहां पे भी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, इसका यूनिट चेंज हुआ। 12 अभी भी था, रिलेटिव मास भी 12 है। जब एक एटम के लिए बात करेंगे तो केवल यूनिट में चेंज करना है मुझे। एक एटम जैसे ही हम लोग इसको 12 ग्राम बोले तो इसका नंबर चेंज हो गया। कितना नंबर हो गया? 6.022 into 10 to the power 20। इतने एटम्स हो और इसी नंबर को हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, यही नंबर हमारा क्या कहलाता है? एवोगैड्रोस नंबर
और इसी को हम लोग बोलते हैं 1 मोल। अगर मैं अब इसको दूसरे लैंग्वेज में बात करूं तो 1 मोल कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अगर मैंने यहां पे ग्राम लगा दिया तो उसका जो रिलेटिव मास है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्राम में कन्वर्ट हो गया। यही हमारा मोल है, इसी को हम मोल्स कहते हैं। सबको समझ में आ गया? इसी को हम क्या बोलेंगे, मोल्स कहेंगे। अगर तुम एक एटम लेते हो हाइड्रोजन, 1 एटम हाइड्रोजन इक्वल टू क्या होता है, 1 mu होता है, सबको मालूम है। एक mu हम लोग एक हाइड्रोजन एटम को बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ले लेता हूँ, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा 1 ग्राम। मतलब ये देखो, ये वाला जो टर्म है वो क्या है, सेम है, बस यूनिट में डिफरेंसेस आ गए। ये mu किस में कन्वर्ट हो गया, ग्राम में कन्वर्ट हो गया। क्लियर सबको? तो ये है हमारा मोल। इसको मैं मिटा दूं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, लेकिन इसके बिना काम बनेगा नहीं, इसलिए पढ़ाना जरूरी था, क्योंकि हमको मास के साथ मोल को रिलेट करना होता है। मोल को समझने के लिए हमको मास की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आ गया कि ये एक नंबर है, मोल इज ए नंबर, मोल इज अ नंबर। सबसे पहले तो यही समझ लेंगे, मोल हमारे पास जो होता है वो एक नंबर होता है, और दैट नंबर इज कॉल्ड एज दैट इज एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। और ये क्या है, 6.022 into 10 to the power 23। अब ये केवल हम लोग एटम के लिए यूज नहीं करते, ये किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये जो मोल जो वर्ड होता है वो केवल एटम के लिए यूज नहीं करते, ये मॉलिक्यूल्स, आयंस सभी के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसका जो मोल का यूज करते हैं, मोल इज यूज फॉर एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन, सभी के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। सभी के लिए, चाहे वो एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे आयन हो, सभी के लिए यूज करते हैं। और ये मोल हमको क्या बताता है, दिस टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल्स tells us about the amount of substance। भाई ये तुमको क्या बताएगा, अमाउंट ही तो बताएगा कि मोल, 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, उससे हम उसका कितने एटम्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है, ये सब निकाल सकते हैं। जैसे 1 मोल किसी ने बोल दिया तो तुम क्या बोलोगे, 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.022 into 10 to the power 23। 2 मोल होंगे तो जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 मोल कितना होगा, 6.022 into 10 to the power 23। 2 मोल होगा तो हम क्या बोलेंगे, 2 मोल इक्वल टू क्या होगा, 2 into 6.022 into 10 to the power 23। 3 मोल होगा तो हम क्या बोलेंगे, 3 मोल 3 into 6.022 into 10 to the power 23। क्लियर होता है सबको? जितने मोल्स होंगे उतने के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना अमाउंट उसको मिल जाता है। यही क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इतना अमाउंट है 6.022 into 10 to the power 23। 1 मोल के लिए, 2 मोल के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मोल के लिए एंड सो ऑन। क्लियर सबको? तो मोल्स मैंने सिखा दिया। अब मोल्स जो होता है उसको और डिटेल से समझने के लिए हमको एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस तक जाना पड़ेगा। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या है पहले उसको समझ लेते हैं, तो मोल्स को और डिटेल से हम समझ पाएंगे। तो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, अच्छा, इसको बताने से पहले मैं तुमको एक अच्छा चीज बताने वाला हूं। देखो, जो मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एवोगैड्रो ने ही दिया था। पहले हमारे पास कोई मॉलिक्यूल बोल के कोई चीज था ही नहीं, हम सिर्फ किसके ऊपर बिलीव करते थे, एटम की, क्योंकि डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी ने हमको बताया था कि किसी भी मेटल का सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो एटम्स होते हैं। लेकिन बाद में मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट बाद में आया, जो कि एवोगैड्रो लेके आया।
कहां से आया उसको मैं समझा देता हूं, थोड़ा सा एक छोटी सी हिस्ट्री हम लोग बात करेंगे, उसमें एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में जाएंगे। देखो गेल-लुसाक लॉ से हमको एक बात समझ में आया था। अगर आप लोगों को गेल-लुसाक लॉ नहीं मालूम है तो आप लोग जाके YouTube वगैरह में बहुत जगह पे तुमको अगर सर्च करोगे तो मिल जाएगा गेल-लुसाक लॉ क्या है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। इन्होंने गैस के ऊपर काम किया था। गेल-लुसाक लॉ के अंदर गेल-लुसाक ने किसके ऊपर काम किया था? गैस के ऊपर काम किया था। उन्होंने देखा कि एक वॉल्यूम, वन वॉल्यूम हाइड्रोजन को जब हम लोग रिएक्ट करते हैं, वन वॉल्यूम हाइड्रोजन वन वॉल्यूम हाइड्रोजन का रिएक्शन मैंने किसके साथ कराया? क्लोरीन के साथ, क्लोरीन। तो इसका मैंने कितना लिया? वन वॉल्यूम लिया, इसका भी मैंने क्या लिया? वन वॉल्यूम। तो यहां से मुझे क्या मिला? टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ये दो वॉल्यूम मिले। कितना मिला? दो। इसका एक वॉल्यूम इसके एक वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करते हैं, दो वॉल्यूम हमको मिलता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इसको एटम के टर्म पे बात करूं तो मैं यहाँ पे ऐसा मान लेता हूँ 100 एटम अगर मैंने यहाँ पे लिए हैं, मान लेते हैं एक वॉल्यूम में 100 एटम है, तो क्लोरीन के भी कितने होंगे? 100 एटम होंगे। डेफिनेटली ये जितना है उतना ये भी है, तो ये जितना है उतना ये भी होगा। तो यहाँ पे टोटल 200 एटम्स बनेंगे। क्लियर? देखो कि एक वॉल्यूम से एक वॉल्यूम रिएक्ट करता है तो दो वॉल्यूम मिलता है, तो यहाँ पे 100 100 200 होगा। समझ आया? अच्छा, अब अगर मैं इसको टू एटम्स की बात करूं, टू एटम्स, दो एटम्स मुझे हाइड्रोजन क्लोराइड के बनाने हैं, तो इसके मेरे को एक एटम से लेना पड़ेगा, एक एटम, और इसका एक एटम लेना पड़ेगा। क्लियर? अब अगर मेरे को इसका एक एटम बनाना है, इसका एक एटम बनाना है, तो यहां पे इसका कितना एटम लेना पड़ेगा? हाफ एटम लेना पड़ेगा, और इसका भी मुझे हाफ एटम लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसको क्या बोल रहे थे अभी तक? मॉलिक्यूल्स था नहीं, तो इसको एटम के एस्पेक्ट में बात करते थे, ये एटम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? हाफ एटम, एक एटम बनाएगा। और ये बर्जीलियस जो थे उन्होंने इसी बात को पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि अगर ये सच है तो इसका मतलब एटम जो है उसको तोड़ा जा सकता है, और ये हमको दिख रहा था, एक्सपेरिमेंटली दिख रहा था, प्रूव भी हो रहा था कि एटम तोड़ा जा सकता है। लेकिन डाल्टन का जो थ्योरी था, एटॉमिक थ्योरी, उसमें उन्होंने क्लियरली बोला था कि एटम को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ के दो टुकड़ा नहीं कर सकते, आधा एटम एग्जिस्ट नहीं करता, या तो एक होगा, होल नंबर में होता है एक होगा, या तो फिर दो होगा, या तो फिर तीन होगा, लेकिन हाफ पॉइंट में कभी भी एटम नहीं होता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ लैकिंग है, छूटा हुआ है। तो एवोगैड्रो ने यहाँ पे इस लड़ाई को खत्म करते हुए उन्होंने बोला भैया देखो तुम लोग लड़ो मत, एटम नहीं, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल जो है उसको तोड़ा जा सकता है। देखो उन्होंने कैसे सॉल्व किया, उन्होंने बोला भाई देखो 100 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, 100 मॉलिक्यूल्स के साथ, 100 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, 100 मॉलिक्यूल हमारे पास क्लोरीन के, 200 मॉलिक्यूल हमारे पास इसके बन गए। अब तुम चाहते हो कि दो मॉलिक्यूल बनाना है तो दो मॉलिक्यूल बनाओ भाई, तो इसके लिए हमको एक मॉलिक्यूल इसका चाहिए, और इसके लिए भी हमको क्या चाहिए? एक मॉलिक्यूल चाहिए। अब अगर मैं एक मॉलिक्यूल बनाना चाहता हूं, एक मॉलिक्यूल बनाना चाहता हूं, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? आधा मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, आधा मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, और इसका भी मुझे आधा मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, आधा मॉलिक्यूल। तो आधा मॉलिक्यूल पॉसिबल है, आधा एटम पॉसिबल नहीं है। तो यहां से हमारे पास क्या आया? हमने इसके लिए एक नए तरीके से सोचा। हमने बोला भैया हाइड्रोजन का एक एटम एग्जिस्ट नहीं करता, हाइड्रोजन डाइएटॉमिक होता है। एटॉमिसिटी यहाँ पे हमारे पास आया, इस कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास आया एटॉमिसिटी। तो मतलब ये H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो हमने गैस लिया है हाइड्रोजन गैस, वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसके छोटे पार्टिकल को जब हम उठाएंगे तो ये H2 के फॉर्म में हमको मिलेगा, H के फॉर्म में नहीं मिलेगा, H2 के फॉर्म में मिलेगा। और इसको हमने क्या बोला? मॉलिक्यूल। ये Cl2 के फॉर्म में मिलेगा क्योंकि ये डाइएटॉमिक होते हैं। इनका जो सबसे छोटा पार्टिकल हम उठाएंगे वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, एटम के फॉर्म में नहीं होगा, डाइएटॉमिक होगा। क्लियर सबको? तो यहां से हमको क्या मिलेगा? HCl और HCl मिलेगा।
तो ये रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से नजर आया। तो ये जो मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट जो था वो कॉन्सेप्ट हमको कहां से मिला, हमको मिला एवोगैड्रो से। तो ये कहानी था जिससे हमको मॉलिक्यूल के बारे में पता चला। तो ये भी किसके देन है, एवोगैड्रो का देन। मोल्स किसका देन है, वो भी एवोगैड्रो का है। एवोगैड्रो ने मोल के बारे में बताया। उन्हें बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन उनको इसके लिए कभी भी वो तारीफ नहीं मिला या उसके लिए कभी भी उनको जो है एप्रिसिएशन नहीं मिल पाया। उनके मरने के बाद उसका स्टैचू बना दिया गया, माला लगाया गया, चौक में उसका स्टैचू बना के उसको बढ़िया से जो है नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन मरने का वेट करना पड़ा उसको बेचारे। अगर आप भी कोई अच्छा काम करते हो, बहुत तगड़ा काम करते हो, तो उसको अगर हम लोग देखें तो आपको भी मरना पड़ेगा, तब जाके आपको बढ़िया सा अवार्ड मिलेगा। तो ये सभी चीजें होती हैं, दुख लगता है हम लोग को भी कि भाई जीते जी हमको वो सब चीजें नहीं मिल पाई जो हमको मिलना चाहिए था, जो हमारा हक था, हमारे हक को हमको नहीं दिया गया। उस समय उसको फालतू लगा सबको, उसको बोला गया फालतू है सब। लेकिन बाद में उसी के कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया, देखा कि ये सही है भाई, वो गलत नहीं थे, वो सही थे। लेकिन ये सभी क्रेडिट कब मिला, जब वो गुजर गए, वो चले गए, मर गए, उसके बाद हमने उसको क्रेडिट दिया। जीते जी कभी उसको क्रेडिट नहीं मिला इस चीज का। तो चलो ठीक है, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, उसके समझते हैं कि क्या इन्होंने बोला और क्या चीज का मीनिंग है और किस तरीके से मोल को इसके साथ रिलेट किया जाए। ठीक है, तो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, आइडियल गैसेस या नॉन रिएक्टिंग गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस at same condition of temperature and pressure equal volume of ideal gases at same condition of temperature and pressure contains equal number of particles of जितने यहां पे वॉल्यूम है वो अगर सेम हो जाए, टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन जो है वो भी सेम हो जाए, तो इनके अंदर जो पार्टिकल का नंबर होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे, दे ऑल आर आल्सो सेम। जैसे यहां पे समझ लो एक कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर अगर मैं बात करूं तो कुछ गैसेस फिल किया गया है ए की और कुछ गैसेस फिल किया गया है बी की। ये बी, दो अलग अलग गैसेस, ए है ये बी। अब इसमें मैंने क्या बोला कि इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम को मैंने सेट कर दिया दैट इज 22.4 लीटर। इसका भी वॉल्यूम को मैंने सेट कर दिया 22.4 लीटर। कुछ भी वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है उसको सेट कर दिया। अब यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है उसको मैंने सेट कर दिया 298 केल्विन और इसका जो टेम्परेचर है वो भी कितना है 298 केल्विन और इसका जो प्रेशर है वो है 1 atm प्रेशर और यहाँ पे भी जो प्रेशर है वो भी क्या है 1 atm। तो ये सभी कंडीशन को जैसे ही हम लोग सेम करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है पार्टिकल्स का नंबर, मतलब यहाँ पे कितने पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स है उनका नंबर। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब दोनों के नंबर पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे उन्होंने देखा कि जो यहाँ पे पार्टिकल्स का जो नंबर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 into 10 to the power 20। यहाँ पे भी उन्होंने देखा नंबर ऑफ पार्टिकल्स is equal to 6.022 into 10 to the power 23। दोनों का नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, सेम है। 22.4 लीटर वॉल्यूम, यहाँ पे कितना है 22.4 लीटर, 298 केल्विन, एटीएम 1 प्रेशर, मतलब प्रेशर 1 atm। समझ में आया? तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे सेम है। जब यहाँ पे सभी कंडीशन सेम हो जाते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम हो जाते हैं।
और ये जो है इस नंबर को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसको 1 मोल कहते हैं। दिस इज 1 मोल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम कभी 1 मोल लेंगे किसी भी गैस का 1 मोल, टेम्परेचर 298, प्रेशर 1 atm, फिर उसका जो वॉल्यूम होगा दैट इज 22.4 लीटर। यहां से हमको ये समझना है। क्लियर? किसी भी गैस के लिए, किसी भी आइडियल गैस के लिए, किसी भी गैस के लिए अगर बात करें तो ये जो है सेट ऑफ कंडीशन में वो 1 मोल अगर है तो 22.4 लीटर रिक्वायर करेगा। अगर मोल को बढ़ाते जाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ते जाएगा। क्लियर सबको? चलिए इसको मैं मिला देता हूं। क्लियर है? अब यहां पे ध्यान समझो, हमने यहां पे मोल को रिलेट किसके साथ किया। तो मोल जो होता है बच्चों, इसको हम लोग एक्चुअली 3 चीजों के साथ रिलेट करते हैं। पहला क्या है हमारे पास? मोल का रिलेशन वॉल्यूम के साथ, मोल का रिलेशन इसके नंबर के साथ, और मोल का रिलेशन इसके मास के साथ। तो 1 मोल अगर है कोई गैसियस सब्सटेंस है, किसके लिए होगा? वॉल्यूम तो गैस के लिए होता है। तो गैस अगर 1 मोल है तो ये 22 मैं यहां पे बढ़िया से लिख देता हूं इसके लिए। 1 मोल अगर गैस है तो वो कितना ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर एट एसटीपी और एनटीपी। एट एसटीपी और एनटीपी। टेम्परेचर प्रेशर चेंज करेंगे तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर वॉल्यूम से रिलेट करते हैं। ठीक है? क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम भी चेंज होगा। बात समझ में आ सकती है? तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हमको देना पड़ता है। दूसरा हम यहाँ पे बात करें मास के लिए, तो जो मोलर मास है कि मोलर मास मतलब ग्राम एटॉमिक मास, मतलब ग्राम एटॉमिक मास, जो कि मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। ग्राम एटॉमिक मास वही क्या होगा, इसका रिलेशन होगा। मतलब जैसे कार्बन के लिए बात करें तो 1 मोल इक्वल टू 12 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल कितना होगा? 12 ग्राम। जो उसका रिलेटिव मास था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? 1 मोल लेने पर वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। यही उसका रिलेशन है। जैसे अगर मैं सोडियम के लिए बात करूं तो सोडियम का अगर मैं एक एटम के लिए बात करूं, एक एटम 1 एटम सोडियम इक्वल टू कितना होता है? 23U होता है। एक एटम का मास 23U मतलब 23 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन, 23 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 1 मोल अगर मैं ले लूंगा, 1 मोल यानी कि 6.022 into 10 to the power 23 इतने 1 मोल एटम ले लूंगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 23 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑन द डिफरेंस इज दैट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर मास बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज मोलर मास। अब ये एटम टू एटम या एलिमेंट टू एलिमेंट क्या करता है? वेरी करता है। जैसे जैसे हमारे पास एटम चेंज होंगे उनका मोलर मास चेंज होगा। जैसे हीलियम के लिए बात करेंगे तो 4 ग्राम होगा। 1 मोल का मास कितना होगा? 4 ग्राम। जो रिलेटिव मास होता है ना वही चेंज हो जाता है। अब मास भी मैं तुमको सिखा दूंगा, डोंट वरी। मास भी मैं तुमको बता दूंगा कि कैसे हमको मास देखना है, एलिमेंट को कैसे याद करना है, एटम को कैसे याद करना है। सभी के लिए एक सेपरेट लेक्चर मैं लेके आऊंगा जिसमें तुमको एटॉमिक नंबर सबका याद करा दूंगा, मास नंबर सबका याद करा दूंगा। अप टू 30 आप लोगों को सोचना ही नहीं पड़ेगा, ऐसे चुटकियों में आप कैलकुलेट कर लोगे कि उसका मास कितना होता है। बस बात इतना है कि आपको मेरे साथ बने रहना है, मेरी वीडियोस को देखनी है। मैं जो ट्रिक आपको बताऊंगा वो ट्रिक को समझनी है, दिमाग में बैठाने हैं, तो आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। चलो, तो ये समझ में आ गया, ग्राम एटॉमिक मास समझ में आ गया। नंबर का रिलेशन तो आपको ऑलरेडी पता है कि 1 मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 into 10 to the power 20। तो ये रिलेशन हमको नंबर का है, ये रिलेशन हमारे पास वॉल्यूम का है, और ये जो मोलर मास मैंने लिखा है ये तुम्हारा रिलेशन है मास के साथ। तो ये 3 तरीके के रिलेशन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा वेपर डेंसिटी, और फिर हम लोग मोल से रिलेटेड क्वेश्चंस करने लगेंगे। मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखेंगे।
क्वेश्चन करेंगे तो हमको इजीली समझ में आएगा कि मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को वेपर डेंसिटी के बारे में थोड़ा समझाना चाहूंगा। वेपर डेंसिटी क्या होता है, क्योंकि एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस से हमको वेपर डेंसिटी के बारे में भी समझ में आता है और कहीं ना कहीं वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे पास आते हैं। तो ये सभी को सीखने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे हम लोग को बहुत ही इजीली मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं वो समझ में आ जाएगा। तो देखो वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी डेंसिटी। अब बच्चों ये बताओ मेरे को डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये समझो, मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर मान के चलो एक कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, यहां पे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन गैस, दिस इज हाइड्रोजन गैस यानी H, हाइड्रोजन गैस, और यहां पे कोई भी गैस हो, गैस ए। अब यहां पे इसका कंडीशन मैंने क्या रख दिया, सेम H2P रख दिया। इसका भी कंडीशन क्या है, H2P है। H2P मतलब समझ में आता है सबको, मैं यहां पे फॉर्मूला में बता देता हूं H2P NTP में क्या डिफरेंसेस है। H2P का मतलब होता है बेटा, H2P का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब यहां पे टेम्परेचर हमको कितना लेना है, 273 केल्विन, प्रेशर कितना लेना है, 1 atm प्रेशर। मतलब ये जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहलाता है। अगर मैं एनटीपी की बात करूं, एनटीपी तो इसका मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर अब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर किसको बोलते हैं, जब हम लोग 298 केल्विन लेते हैं, यानी कि यहां पे अगर मैं बात करूं तो कितना डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, कितना था यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाता है 298 केल्विन। और यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो उतना ही रहता है जितना यहाँ पे एसटीपी में होता है, उतना ही रहता है। तो यहाँ पे कहाँ डिफरेंस आया, केवल टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस। और हम कहते हैं कि दोनों में ही एसटीपी हो चाहे एनटीपी हो, वहां पे हमारे इक्वल वॉल्यूम अगर गैस के हैं तो उनका जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, एसटीपी हो, और इसका अगर वॉल्यूम सेम हो जाए, इसका वॉल्यूम अगर मान लो V है तो इसका भी वॉल्यूम कितना है, V, वॉल्यूम इक्वल टू, दोनों के लिए हम लोगों ने वॉल्यूम कितना ले लिया, वॉल्यूम इक्वल टू, इसके लिए भी V, इसके लिए। तो यहाँ पे अगर मैं सेट ऑफ कंडीशन की बात करूं तो टेम्परेचर इक्वल टू 273 केल्विन, प्रेशर इक्वल टू 1 atm प्रेशर, और इसका जो वॉल्यूम है वो है V। मैं समझ, यहां पे भी जो टेम्परेचर है वो है 273 केल्विन, प्रेशर जो है वो है 1 atm, और वॉल्यूम जो है वो है V, इसका भी वॉल्यूम V है। क्लियर सबको, क्लियर है। अब मेरे को डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ बेटा, क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो सबको मालूम है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वेपर डेंसिटी क्या होगा, वेपर डेंसिटी दिस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। मतलब किसी भी गैस की डेंसिटी को अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात किया जाए, उसका रेशियो निकाला जाए, तो वही क्या होता है, वेपर डेंसिटी। मतलब यहाँ पे वेपर डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस ए अपॉन डेंसिटी ऑफ H2 गैस, इसका मतलब ये डेंसिटी ऑफ गैस है अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, वेपर डेंसिटी को अगर मैं बात करूं, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं मास
ऑफ गैस A अपॉन वॉल्यूम। अब इसको डिवाइड है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम नीचे वाला टर्म ऊपर वाला टर्म नीचे, या इस पर से लिख लो, डिवाइड कर लो भाई, डिवाइडेड मास ऑफ H2 अपॉन वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, और वॉल्यूम से वॉल्यूम कटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा वेपर डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ गैस A अपॉन मास ऑफ H2। यही तो बचेगा, डिवाइड मतलब अपॉन में हो गया। क्लियर सबको? यानी कि मास ऑफ गैस A, मास ऑफ गैस A डिवाइडेड बाय, अगर मैं यहां पे बात करता हूं 1 मोल हाइड्रोजन है H2, तो 1 मोल, इफ मास इसका जो है 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल, अगर मैंने यहां पे ले लिया 1 मोल, तो इसका जो होगा, इसका जो H2 का जो मास निकलेगा वो कितना होगा, 12 ग्राम। तो यहां पे क्या लिखेंगे 2। क्लियर होता है सबको? क्लियर है? H2 मतलब क्या होगा, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। यानी यहां पे भी हमको क्या मिलेगा, मोलर मास, इसका 1 मोल होगा तो इसका भी 1 मोल होगा, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था, एवोगैड्रो रूल से हमको समझ में आता है कि जब सभी कंडीशन सेम हो जाएंगे तो उनके नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम हो जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे 1 मोल लिया तो इसका भी क्या होगा, 1 मोल गैस होगा, मास ऑफ 1 मोल गैस। तो दैट मींस वेपर डेंसिटी इनटू 2 इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल गैस, मास ऑफ 1 मोल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो दैट मींस वेपर डेंसिटी इनटू 2 इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस A। दिस इज द वेपर डेंसिटी। हमको वेपर डेंसिटी दे देगा, मोलर मास नहीं देगा। कोई गैस बताया, बोला कि भाई उसका वेपर डेंसिटी इतना है, इतना ग्राम उसका ले लिए, तो बताओ कितने मोल्स होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हमको वेपर डेंसिटी देगा, तो हम लोग को मोलर मास हम उसका निकालेंगे। मोलर मास निकाल लेंगे कैसे, वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा मोलर मास। क्लियर सबको? अब हम लोग मोल्स निकालने का फॉर्मूला समझते हैं। मोल्स को निकालने के लिए बेटा देखो एक फॉर्मूला होगा, दैट इज गिवन वेट अपॉन एटम है तो एटॉमिक वेट, और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, जो भी है उसका वेट हमको यहाँ पे देना पड़ेगा, तो मोल्स कैलकुलेट हो जाता है। क्या ये सबको समझ में आ गया? ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को लेके आगे हमको डील करना है, तो इसको नोट कर लो। देखते हैं कितना हो गया है। हाँ। तो वीडियो लेक्चर को आज हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। हम क्वेश्चन लेके आएंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग वेट करें, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है तब तक आप लोग याद कर लो, इसको देख लो बढ़िया से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और इसको समझ लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। अभी आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि मास कितने तरीके के होते हैं, रिलेटिव मास यूनिट क्या होता है, कार्बन का यूज यहाँ पे क्यों किया गया है, हाइड्रोजन के एस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन को लेके क्यों नहीं बात किया गया, कार्बन को यहाँ पे बीच में क्यों लिया गया। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास को समझा कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि जो मोल्स होते हैं, जो कि एक नंबर है, उसको हम वॉल्यूम के साथ कैसे रिलेट करते हैं, और उसको हम लोग किस तरीके से मास के साथ रिलेट करते हैं। इसके अलावा हमने एवोगैड्रो हाइपोथेसिस देखा, जिसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि वेपर डेंसिटी क्या होता है, और वेपर डेंसिटी का रिलेशन मोलर मास के साथ क्या होता है, ये हमने देखा। मोल्स को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला मैंने दिया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चीज को और आगे बढ़ाते हुए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।